हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। दोस्तों, हमारी पुरस्कार सम्मान की जो सीरीज चल रही थी, इसके अंतर्गत आज हम पद्म पुरस्कारों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने नोबेल प्राइज के बारे में और भारत रत्न के बारे में ऑलरेडी लेक्चर कवर किए हुए हैं बहुत ही डिटेल में। तो आप में से जिस किसी ने भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में हमने ये लेक्चर कवर किए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पद्म पुरस्कारों से के संबंध में, जो कि हमारे भारत के दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड हैं या फिर नागरिक सम्मान है। ठीक है, तो चलिए हम सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो लेक्चर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि कैसे इनकी शुरुआत हुई, इनसे संबंधित विवाद क्या रहे हैं, पहली बार किनको दिए गए, पद्म पुरस्कार के अंतर्गत कौन कौन से पुरस्कार आते हैं, ये सभी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पद्म पुरस्कार होते क्या हैं, इनकी शुरुआत कब से हुई है, थोड़ा हम बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एक बात याद रख लीजिए कि जो पद्म पुरस्कार है बच्चों, ये सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं भारत के, या फिर दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार हैं, है ना। तो पहला कौन सा है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो पहला कौन सा है? तो पहला है इससे ऊपर भारत रत्न। इससे ऊपर कौन सा है? भारत रत्न, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं, लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भारत रत्न सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है या फिर नागरिक सम्मान है, और इसके बाद आते हैं पद्म अवार्ड। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको सिविलियन अवार्ड के बारे में बात कर रहा हूं। अभी मैं इसी लेक्चर में आपको यह भी बताऊंगा कि भारत रत्न के बाद और भी कुछ पुरस्कार आते हैं। यदि आप ओवरऑल इनकी वरीयता क्रम देखेंगे तो कुछ सेना के पुरस्कार भी होते हैं, है ना, सैन्य पुरस्कार भी होते हैं जो आर्मी के द्वारा दिए जाते हैं, तो उनका भी कुछ वरीयता क्रम में इनसे ऊपर वो आते हैं। हम आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप नागरिक पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो नागरिक पुरस्कारों में सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार है पद्म पुरस्कार, आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो ये दोनों पुरस्कार हैं, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार, इनकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 2 जनवरी 1954 से इनकी शुरुआत हुई थी, है ना। दोनों ही पुरस्कारों की शुरुआत साथ में हुई थी 2 जनवरी 1954 से। ठीक है, इनकी घोषणा कब की जाती है? पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? तो रिपब्लिक डे या फिर जो गणतंत्र दिवस होता है, इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा। तो इस दिन ही इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। लेकिन इनको दिया कब जाता है, इनको वितरित कब किया जाता है? तो मार्च अप्रैल मई के टाइम पर, जैसा कि आप देखेंगे 2023 के जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं वो अभी हाल ही में दिए गए हैं, अप्रैल में ही, है ना। तो मार्च अप्रैल मई के आसपास इनको वितरित किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। देखिए, भारत रत्न के बाद सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, नागरिक सम्मान है, आपको याद रखना है। ठीक है, पद्म पुरस्कार। इसके अलावा गणतंत्र दिवस को इनको घोषित किया जाती है, इनकी घोषणा की जाती है। इनकी स्थापना 1954 में हुई थी। ठीक है, 2 जनवरी 1954 में भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कारों, भारत रत्न और पद्म विभूषण को घोषित किया था। एक डिटेल आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, कि आपको यदि बच्चों इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए हो, या फिर इससे पहले जो 2 लेक्चर और आए हैं, भारत रत्न और नोबेल प्राइज, तो इनकी पीडीएफ आपको हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूं क्योंकि बच्चे कमेंट में बहुत ज्यादा क्वेरी करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, जब इनकी शुरुआत हुई, इनकी थोड़ा सा हम हिस्ट्री समझते हैं। जब 1954 में इनकी घोषणा की गई कि हम भाई पद्म पुरस्कार देंगे, है ना, तब इनको इस नाम से नहीं जाना जाता था जो वर्तमान नाम इनके हैं। जैसे वर्तमान में इनको क्या नाम से जानते हैं? पद्म पुरस्कार के अंतर्गत एक होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है, एक होता है पद्म भूषण, एक होता है पद्म भूषण, ठीक है, और एक होता है पद्मश्री। एक क्या होता है? एक होता है पद्मश्री। ठीक है, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? पद्म पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। पद्म पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार इसके अंतर्गत पद्म विभूषण है, फिर उससे नीचे वरीयता क्रम में पद्म भूषण आता है, फिर उससे नीचे पद्मश्री आता है, और इन सब के ऊपर कौन सा आता है? भारत रत्न। ठीक है, तो ये पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 3 प्राइज आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, अब इनको दिया भी इस प्रकार से जाता है, जैसे कि 4 से 5 लोगों को, 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा। जरूरी नहीं है 3 लोगों को दिया जाए, 4 पर कम लोगों को दिया जाता है ना। 3 लोगों को दिया जा सकता है, 4, 5, 6 लोगों तक को दिया जा सकता है। पद्म विभूषण और ज्यादा लोगों को दिया जाता है, 10 से 15 लोगों को भी ये दे दिया जाता है ना। और जो पद्मश्री है, ये 80-100 लोगों को आसपास भी दिया जा सकता है। ठीक है,
कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैं एक अंदाजा आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। जैसा कि भारत रत्न में मैंने आपको बताया था, एक सिंगल पर्सन को दिया जाएगा, 2 को दिया जाएगा या 3 को दिया जाएगा, ठीक है। भारत रत्न में क्या रूल है, मैंने आपको बताया था, भारत रत्न में या तो एक व्यक्ति को दिया जाएगा, या 2 को दिया जाएगा, या 3 को दिया जाएगा, ठीक है। एकमात्र अपवाद है जब 4 लोगों को दिया गया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एकमात्र ऐसा वो कौन सा ईयर था जब भारत रत्न 4 लोगों को दिया गया, ठीक है। तो वो आप कमेंट में मुझे इसका आंसर दें, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो ये इस प्रकार से इनका वरीयता क्रम होता है, सबसे बड़े पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री होते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए देख लेते हैं। तो ये तो हो गया। देखिए, जब 1955 में इनके नाम हुए थे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है। लेकिन एक बात यहां पर समझने वाली ये है कि जब इनकी घोषणा हुई थी, या फिर जब ये शुरुआत इनकी हुई थी 1954 में, ठीक है, 1954 में जब इनकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी, ठीक है, तब इनको इस नाम से नहीं जाना जाता था, ठीक है। 1954 में जब भारत रत्न के साथ इन पुरस्कारों की घोषणा की गई, तब इनको वर्तमान नाम से नहीं जाना जाता था। इनको जाना जाता था पद्म विभूषण वर्ग 1, पद्म विभूषण वर्ग 2, पद्म विभूषण वर्ग 3, इस प्रकार से जाना जाता था। थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए, जब 1954 में, ठीक है, 1954 में इनकी घोषणा हुई, तब इनको पद्म विभूषण वर्ग 1, ठीक है, वर्ग 1 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पद्म विभूषण वर्ग 2 और पद्म विभूषण वर्ग 3, इस नाम से जाना जाता था। कब? जब इनकी घोषणा हुई। लेकिन एक साल बाद ही 1955 में इनका नाम बदल करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात है, आपको याद रखना है। जब इनकी फाउंडेशन की गई, तब इनको पद्म विभूषण वर्ग 1, पद्म विभूषण वर्ग 2, पद्म विभूषण वर्ग 3 के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इनको आप इंग्लिश में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 भी बोल सकते हैं। लेकिन एक साल बाद ही 1955 में इनका नाम चेंज कर दिया गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखना, घोषणा के समय ये नाम थे, जबकि 15 जनवरी 1955 से इनके नाम चेंज कर दिए गए। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे। अब सबसे प्रथम बार या फिर प्रथम पुरस्कार किनको दिए गए? जो पद्म पुरस्कार हैं, सर्वप्रथम किनको प्रदान किए गए? क्योंकि कोई भी पुरस्कार यदि प्रथम बार किसी को दिया जाता है तो वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बार बच्चों ये दिए गए थे 6 लोगों को। तो ये 6 नाम यहां पर लिखे हुए हैं, इनकी आपको इमेजेस भी यहां पर दिख जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तित्व थे ये सत्येंद्र नाथ बोस। कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस। कौन थे बच्चों ये? तो ये गणितज्ञ थे और भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? गणितज्ञ थे, ठीक है, गणितज्ञ थे और भौतिक शास्त्री थे, ठीक है, भौतिक शास्त्री थे। आपको याद रखना है सत्येंद्र नाथ बोस, जिनको पहली बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। दूसरे थे नंदलाल बोस, ठीक है, नंदलाल बोस। ये क्या थे? ठीक है, तो ये बच्चों पेंटर थे, आप ऐसा बोल सकते हैं, पेंटिंग्स करते थे। आपने सुना होगा जो हमारा संविधान है ना, हमारा संविधान, जब जो हमारे संविधान की मूल प्रति थी वो लिखी गई थी, कैलीग्राफी की गई थी, पांडुलिपि से लिखी गई थी, है ना, मतलब हाथ से लिखी गई थी किसी व्यक्ति के द्वारा। तो किसने लिखा था? जैसे ये मान लीजिए हमारे संविधान का पेज है, ठीक है, तो ये बीच में इस प्रकार से संविधान लिखा हुआ है, आर्टिकल वगैरह जो भी प्रावधान है यहाँ लिखे हुए हैं, और यहाँ पर साइड में पेंटिंग्स की गई हैं, यहाँ पर साइड में बॉर्डर में पेंटिंग्स की गई हैं। तो जो ये पेंटिंग्स की गई थी, ये नंदलाल बोस के द्वारा ही की गई थी, ठीक है, पेंटिंग्स नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी। और जो ये संविधान लिखा गया था, जो कैलीग्राफी की गई थी, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, है ना, प्रेम बिहारी नारायण, मैं नाम दे रहा हूं, आपका रिवीजन हो जाएगा, नारायण रायजादा के द्वारा यहां पर संविधान लिखा गया था, कैलीग्राफी की गई थी, ठीक है, याद रखना है। और जो पेंटिंग्स थी इसके चारों ओर, वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये पेंटर थे। जाकिर हुसैन की बात करें तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे हमारे भारत के, आपको पता ही होगा, ठीक है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और ओवरऑल देखा जाए तो तीसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बाल गंगाधर खेर की बात करें, बाल गंगाधर जो खेर थे, ये बॉम्बे प्रांत जो होता था आजादी के बाद, जो बॉम्बे प्रांत था, है ना, बॉम्बे प्रांत, इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे, है ना। बॉम्बे प्रांत में वर्तमान का गुजरात और महाराष्ट्र आ जाता था। 1960 में ये सेपरेट स्टेट बने थे, ठीक है, तो बॉम्बे स्टेट के ये मुख्यमंत्री थे, आपको याद रखना है, 1960 में, ठीक है, क्लियर है। वीके मेनन की बात करें, वीके कृष्णा मेनन की, तो ये रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं, ठीक है, रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं, इसके अलावा राजनीतिज्ञ भी रहे हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है।
जिग्मे दोर्जी वांगचुक, यहां पर आप देख सकते हैं इनको। देखिए जिस क्रम में ये नाम लिखे हैं उसी क्रम में इनकी इमेजेस भी हैं, जैसे कि सत्येंद्र नाथ बोस ये हैं, नंदलाल बोस ये हैं, जाकिर हुसैन ये हैं, बाल गंगाधर खेर ये हैं, वी के कृष्ण मेनन ये हैं, और जोगमे दोरजी वांगचुक ये हैं। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। तो जो जोगमे दोरजी वांगचुक थे, ये कौन थे? भूटान के किंग थे। कौन थे? भूटान के राजा या फिर भूटान के किंग थे, है ना। भूटान में किंग चलता है, आपको याद रखना है। तो चूंकि आजादी के बाद जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे संबंध अच्छे रखने होते, तो कई बार इसलिए भी उन राष्ट्र प्रमुखों को जो ये पद्म पुरस्कार हैं इनसे सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है ये भूटान के किंग थे। और इनको, और ये एक बात और याद रखना है, ये पहले गैर भारतीय भी थे, है ना। पहले गैर भारतीय या फिर विदेशी, आप बोल लीजिए विदेशी पहले, जिनको पद्म पुरस्कार दिया गया। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन 6 लोगों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि किस फील्ड से इनका संबंध है, या फिर इन्होंने क्या ऐसी उपलब्धि है इनकी जिनके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो सारे अपने आप में कुछ उपलब्धियां रखते हैं, तभी इतने बड़े पुरस्कार से इनको पहली बार सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये प्रथम प्राप्तकर्ता थे 1954 में, आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है ना। पद्म पुरस्कार पश्चिम बंगाल के अलीपुर मिंट में बनाया जाता है। ये मैंने आपको भारत रत्न जब पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था। अलीपुर मिंट पश्चिम बंगाल कलकत्ता के पास है। ठीक है, तो जो कॉइन वगैरह, मिंट मतलब टकसाल हिंदी में हम बोलते हैं, जहाँ पर कॉइन वगैरह बनाए जाते हैं, वहां पर ही भारत रत्न और पद्म पुरस्कार में जो मेडल दिए जाते हैं ना, जो मेडल दिए जाते हैं, तो वो यहाँ पर ही मिंट टकसाल में बनाए जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करने से पहले बच्चों थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, और खासतौर पर जीएस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, है ना, जनरल स्टडीज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो जीएस के लिए हमारा एक आरंभ बैच स्टार्ट किया है। हमने इसको नाम दिया है आरंभ बैच, जो कि जीएस का एक फाउंडेशन बैच है। इसकी विशेषता क्या है बच्चों? आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पीसीएस हो, इसके अलावा एसआई हो, है ना, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्तर का एग्जाम हो, तो जीएस के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए ये हमारा बैच है, जिसमें लगभग आपको यहाँ पर 11 सब्जेक्ट और प्लस करंट अफेयर को मिलाकर के 12 चीजें यहाँ पर आपको कवर हो जाएंगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, मंथली करंट अफेयर की ई बुक मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको, इतने सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। और इसकी जो बच्चों फी है बहुत ही नॉमिनल है ना। फी जानने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रूट एप्लीकेशन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये बैच मिल जाएगा, है ना। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप ये नंबर भी डायल कर सकते हैं। इसमें बच्चों आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं। मान लीजिए जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो लाइव आप टीचर से पढ़ सकते हैं, और वही लेक्चर आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, कितनी भी बार आप देख सकते हैं। बाइलिंगुअल नोट्स मिल जाएंगे इंग्लिश और हिंदी में, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, और भी बहुत सारे फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छा ये बैच है, आपकी फाउंडेशन आप मजबूत कर सकते हैं जीएस की। ठीक है, और यहाँ पर ही मैं आपको आरंभ बैच में ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा इंडिविजुअल बैच भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। ठीक है, सारे फीचर आपको वही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जीके का रिकॉर्डेड बैच भी आपको मेरा मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डर पे, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर। ठीक है, इसके अलावा हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की भी एक एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, तो आप इनको अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे टॉपिक की ओर हम चलते हैं और आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं अभी तक नंबर ऑफ कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो 325 लोग ऐसे हैं बच्चों जिनको अभी तक 2023 तक पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है ना। 2023 तक 325 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, 1287 ऐसे लोग हैं जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। कितने? 1287 लगभग ऐसे हैं 2023 तक जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और 3225 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पद्मश्री से 2023 तक सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो हालांकि नंबर बच्चों एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, और थोड़ा सा पद्म विभूषण का आप याद कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा पुरस्कार है, कम लोगों को दिया जाता है, तो आप थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आंकड़ा था कि 2023 तक कितने लोगों को मिला है। देखिए पद्म विभूषण 325 व्यक्तियों को मिला है 2023 तक। 29 लोगों को मरणोपरांत मिला है, मतलब जिनकी डेथ हो गई उसके बाद उनको सम्मानित किया गया। और 25 गैर नागरिक या फिर जो विदेशी हैं, है ना,
उनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना कि 29 को मरणोपरांत और 25 गैर भारतीयों को भी ये मिला है। पद्म भूषण की बात करें तो 2023 तक 1287 और पद्मश्री की बात करें तो 3225 को मिला है ना। अभी ये नंबर ज्यादा कम क्यों, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जो पद्म विभूषण होता है ये कम लोगों को मिलता है, 4 5 6 लोगों को आसपास मिलता है ना, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन 4 5 या 6 इतने लोगों को ही मिलता है। पद्म भूषण ज्यादा लोगों को मिलता है, 10 से 15 लोगों को भी मिल जाता है, और पद्मश्री 100 के आसपास भी लोगों को मिल जाता है, इसलिए आपको संख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक है, जनरल सी बात है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहां पर जो बड़े एग्जाम होते हैं, बड़े स्तर के एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विसेज टाइप के एग्जाम होते हैं, वहां पर यहां से क्वेश्चन आ सकता है। इनका वरीयता क्रम क्या है पुरस्कारों को, तो ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया कि जो नागरिक सम्मान होते हैं, सिविलियन अवार्ड होते हैं, उनका वरीयता क्रम क्या है। मतलब सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, और फिर पद्मश्री है। ये तो आपको सबको पता है। लेकिन यदि इसमें आप ओवरऑल देखेंगे, ठीक है, विभिन्न पदकों को ऐड कर देंगे, यदि आप मतलब सेना के भी कुछ मेडल होते हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे, तो इसमें यदि आप देखेंगे तो भारत रत्न तो सबसे बड़ा पुरस्कार है ही, लेकिन इसके बाद आता है परमवीर चक्र। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो 4 आपको यहां पर लिखे हुए दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं नागरिक सम्मान। ठीक है, नागरिक सम्मान। लेकिन जो हमारी सेना है, जो हमारी आर्मी है, इनके भी कुछ अवार्ड होते हैं, पुरस्कार होते हैं। ठीक है, तो इनको भी यदि काउंट मिला लिया जाए, कंबाइंड रूप से देखा जाए, तो इसमें फिर और दूसरे पुरस्कार भी आ जाते हैं। तो विभिन्न पदकों में, ओवरऑल मेडल में सेकंड नंबर पर आते हैं परमवीर चक्र। ठीक है, जो कि सेना का सर्वोच्च पदक है। जैसे कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, उसी प्रकार से हाईएस्ट सेना का जो पुरस्कार होता है, मेडल होता है, वो परमवीर चक्र होता है। इसके बाद आता है अशोक चक्र, ये भी सेना का एक पुरस्कार होता है। फिर आता है 4th नंबर पर पद्म विभूषण। तो याद रखना है ओवरऑल में पद्म विभूषण का नंबर कौन सा है, 4th है। ठीक है, इसके पहले परमवीर चक्र और अशोक चक्र भी आ जाते हैं। फिर आता है पद्म भूषण। ठीक है, फिर आता है पद्म भूषण। उसके बाद आता है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। इसके बाद आता है परम विशिष्ट सेवा मेडल। फिर आता है महावीर चक्र। उसके बाद आता है कीर्ति चक्र, और फिर जाकर के आता है पद्मश्री। ठीक है, तो ये सारे मेडल आपको थोड़ा सा याद रखना है। यहाँ पर जो बड़े स्तर के एग्जाम होते हैं, वहां पर यहाँ से पूछा जा सकता है, वरीयता क्रम पूछा जा सकता है। ये सभी मेडल यहाँ पर लिखे इमेज में दिख रहे हैं आपको, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, याद रखना है। भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, और फिर आता है पद्मश्री। क्लियर है, याद रखना है। इनका ये वरीयता क्रम है, ऑर्डर ऑफ याद रखना है। ठीक है, जो भी है ये आपको याद रखना है। प्रेसिडेंस है ना, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इसको हम बोलते हैं, तो याद रखना है। चलिए आगे, पुरस्कार 2 बार निलंबित किए गए। अब जिन्होंने मेरा भारत रत्न वाला बच्चों टॉपिक देखा है, भारत रत्न है ना, अब जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, ठीक है, प्रीमियर में देख रहे हैं, वो आप मुझे जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में कि कब कब इनको निलंबित किया गया। हालांकि मैं तो अभी बता ही देता हूं, क्योंकि भारत रत्न और ये साथ साथ ही निलंबित किए गए थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बच्चों 78 है ना, 1978 से 79 या फिर 80 तक इनको निलंबित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि सरकार चेंज हो गई थी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, 78 तक इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी। 78 में सरकार चेंज होती है, मोरारजी देसाई की जनता दल की सरकार आती है। ठीक है, सरकार जब चेंज होती है तो वो ऐसा एलिगेशन लगाती है सरकार के ऊपर कि अभी तक जो ये पुरस्कार दिए जा रहे थे, भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, ये सिर्फ उच्च पद के लोगों को, राजनीतिज्ञों को ही दिए जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को नहीं दिए जाते जिनको दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एलिगेशन लगाते हुए इन्होंने इन पुरस्कारों को बंद कर दिया गया था। इन पुरस्कारों को बंद कर दिया गया था 78 से 79 के बीच में। ठीक है, याद रखना है। और फिर वापस से जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो वापस से 1980 में इसको बहाल कर दिया जाता है, मतलब फिर से इन पुरस्कारों को शुरू किया कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखना है 78 से 79 के टाइम में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, ये मोरारजी देसाई हैं, पहले गैर भारतीय प्रधानमंत्री थे, सॉरी पहले गैर भारतीय बोल रहा हूं, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे हमारे। तो इस टाइम पे इनको सस्पेंड कर दिया गया था, इन पुरस्कारों को आपको याद रखना। ठीक है, तो ये डेट याद रखना है, महत्वपूर्ण है। मैंने आपको भारत रत्न में भी बताया, क्योंकि ये आपको सारा डिटेल मैंने भारत रत्न वाले लेक्चर में भी बताया था, तो याद रखना है। ठीक है, दूसरी बार इनका निलंबन कब किया गया, तो आर्टिकल 18 है ना, आर्टिकल 18 क्या बोलता है? ठीक है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ये मैंने आपको बताया था, ये भी भारत रत्न में पूरा समझाया था। आप वो वाला लेक्चर एक बार देख लीजिए, काफी आपको हेल्प मिलेगी।
तो देखिए हमारे संविधान का जो आर्टिकल 18 है बच्चों, ये क्या कहता है कि जो भी उपाधियां होंगी भारत में, तो शिक्षा के अलावा और सेना के अलावा, मतलब जो सैन्य उपाधियां होती हैं और जो शिक्षा में उपाधियां दी जाती हैं, इसके अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और केरल हाई कोर्ट में एक PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका लगाई गई थी कि जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार हैं एक प्रकार की उपाधियां ही हैं, तो इनको कैसे दिया जा सकता है, जबकि क्योंकि आर्टिकल 80 तो इनको मना करता है ना, तो कैसे दिया जा सकता। तो ये जब केस गया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना 1995 में जब डिसीजन दिया कि ये जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार हैं ये किसी प्रकार की उपाधियां नहीं, बस एक सम्मान और पुरस्कार है, तो उसके बाद फिर इनको पुनः स्टार्ट किया जाने लगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि 93 से 95 के मध्य भी इनको नहीं दिया गया था। विवाद क्या था तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, तो 15 दिसंबर 1995 को पुनः इनको बहाल कर दिया गया। तो ये दो अलग अलग टाइम पीरियड थे, एक तो इंदिरा गांधी के टाइम पे जब सरकार चेंज हुई थी, और एक ये अभी जब हाई कोर्ट में PIL दाखिल की गई थी। तो ये डिटेल भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण। ठीक है, कुछ अन्य डिटेल की बात करूं तो मरणोपरांत की यदि हम बात करें तो प्रथम पुरस्कार 1970 में सुरंजन दास को दिया गया था। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पहली बार मरणोपरांत किसको दिया गया। अब आपको कमेंट में क्या बताना है कि भारत रत्न सबसे पहले मरणोपरांत किसको दिया गया था और किस ईयर में दिया गया था। ठीक है, कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। जो भी बच्चे कमेंट में देंगे कि नाम बताना है और आपको ईयर बताना है। ठीक है, ब्रैकेट में जितने भी क्वेश्चन पूछते जा रहा हूं, चूंकि मैं लेक्चर पढ़ा चुका हूं आपको, यदि जिन भी बच्चों ने देखे हैं तो प्लीज कमेंट में आंसर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, तो सुरंजन दास को पहली बार मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया था। आपको याद रखना है कौन थे ये, भारतीय वायुसेना के पायलट थे। ठीक है, 1970 में इनकी डेथ हो गई थी, तो उस कारण से इनको ये दिया गया था सम्मान, आपको याद रखना है। और पहले जो गैर भारतीय थे या फिर विदेशी थे वो कौन थे, जिग्मे दोर्जी वांगचुक, जो कि भूटान के किंग थे। इनको पहली बार में ही 94 में ही, अभी मैंने आपको बताया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये कुछ अन्य पॉइंट भी है, महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपको याद रखना है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बच्चों डिटेल थी, मैंने आपको बता दी, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है, अब जो लेटेस्ट 2023 में दिए गए हैं, ठीक है, 6 पुरस्कार अभी हाल ही में इनको वितरित किया गया है। तो ये कौन कौन है, देखिए जो पद्म पुरस्कार हैं, भारत रत्न है, इनसे ज्यादातर तो क्वेश्चन बच्चों करंट से ही आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर से ही आते हैं, लेकिन कई बार हिस्ट्री भी पूछ ली जाती है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये 6 व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, इनको भी हम देख लेते हैं। यदि किसी को डिटेल में 2023 के पुरस्कार के बारे में पढ़ना, तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से व्यक्ति हैं। सबसे पहले हैं बालकृष्ण दोषी। ठीक है, ये प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं, इनको पद्म विभूषण से 2023 में सम्मानित किया गया है। जाकिर हुसैन जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं, इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2023 में। SM कृष्णा, ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, तो इनको भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दिलीप महालोविस, इनको मरणोपरांत बच्चों ये पुरस्कार दिया गया है, ORS के जनक कहे जाते हैं। SR श्रीवर्धन जो हैं, ठीक है, SR श्रीवर्धन ये क्या है, वैज्ञानिक हैं, इनको भी यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा यूपी, हाँ ये वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा जो मुलायम सिंह यादव हैं, ये क्या है, इनको मरणोपरांत दिया गया है, और ये आपको पता ही होगा समाजवादी पार्टी या फिर जो उत्तर प्रदेश है इसके पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल पता होना चाहिए। 6 लोगों को 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्लियर है, तो ये था बच्चों पूरा हमारा पद्म पुरस्कार का लेक्चर। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा आप ये मेडल भी देख लीजिए कि पद्म विभूषण में किस प्रकार के मेडल होते हैं, भूषण में किस प्रकार के होते हैं, पद्मश्री में किस प्रकार के मेडल होते हैं। और यहाँ पर नीचे रिबन है। ठीक है, मतलब रिबन से पहनाया जाता है इनको, तो ये रिबन इस प्रकार की अलग अलग होती हैं और इस प्रकार से ये मेडल भी होते हैं, आप देख सकते हैं इमेज में। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए ये मेडल होता है गोल, यहाँ पर पद्म लिखा होता है, यहाँ पर विभूषण लिखा होता है, यहाँ पर उभरा हुआ एक लोटस कमल होता है ना, पीछे यहाँ पर अशोक स्तंभ होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी चीजें होती है, सत्यमेव जयते वगैरह यहाँ पर लिखा होता है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लेक्चर को एंड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कारों की शुरुआत कब से की गई। ठीक है, तो 2 जनवरी 1954 से इनकी स्थापना की गई थी भारत रत्न के साथ। उस समय इनको पद्म विभूषण वर्ग 1, पद्म विभूषण वर्ग 2 और पद्म विभूषण वर्ग 3 के नाम से जाना जाता था। 1955 से इनका नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे।
ठीक है, गैर भारतीय, विदेशी बोल लीजिए, गैर भारतीय बोल लीजिए, ठीक है, नॉन इंडियन बोल लीजिए। अब्दुल गफ्फार खान, मदर टेरेसा, जिग्मे दोर्जी वांगचुक और जाकिर हुसैन। ठीक है, तो जो भूटान के किंग थे बच्चों, जिग्मे दोर्जी वांगचुक, इनको पहली बार में ही 1954 में ही पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, है ना। भूटान के किंग थे, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता कि कौन थे ये, तो भूटान के किंग थे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा आपको मुझे कमेंट में एक और आंसर देना है कि पहले गैर भारतीय कौन थे जिनको भारत रत्न दिया गया था, या फिर टोटल कितने हैं जिनको टोटल ऐसे कितने गैर भारतीय हैं जिनको अभी तक भारत रत्न दिया गया है, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत आते हैं, पद्म पुरस्कारों में कौन कौन से पुरस्कार आते हैं, तो पद्म भूषण आते हैं, बिल्कुल सही बात है। परमवीर चक्र नहीं आता, ये सेना मेडल है ना, सैन्य मेडल है, सैन्य पुरस्कार है। पद्मश्री भी आता है, भारत रत्न नहीं आता, भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और पद्म विभूषण भी आता है। तो 1, 3 और 5 ये बिल्कुल सही है, 1, 3 और 5। ठीक है, डी आंसर बच्चों इसका सही हो जाएगा, 1, 3 और 5। पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये 3 पुरस्कार आते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहां पर, भारत के विभिन्न पदकों का सही वरीयता क्रम क्या है। ठीक है, जितने भी पदक हैं ओवरऑल, यदि आप सैन्य मेडल को भी, सैन्य पुरस्कारों को भी काउंट कर लें, तो सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए, भारत रत्न तो सबसे बड़ा होता है, पद्म विभूषण सेकंड पर नहीं आता है, याद रखना है। ये नागरिक पुरस्कारों के हिसाब से आता है। ठीक है, भारत रत्न के बाद परमवीर चक्र आता है, बिल्कुल सही है, फिर अशोक चक्र आता है और फिर पद्म विभूषण आता है। तो बी आंसर ही इसका सही होगा, अभी मैंने आपको बताया था। यदि ओवरऑल आप पुरस्कारों की बात करेंगे, सैन्य मेडल को, सैन्य पुरस्कारों को भी आप उसमें ऐड कर लेंगे, तो भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और फिर पद्म विभूषण आता है, आपको याद रखना है। क्लियर है, तो ये बी आंसर इसका सही हो जाएगा। देख लीजिए एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर बच्चे फंस सकते हैं। भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और फिर आता है पद्मश्री। यहां पर मेडल भी आप देख सकते हैं, ये इनका सही वरीयता क्रम है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के दिन इनको पुरस्कारों को घोषित किया जाता है। और इनको दिया कब जाता है, मार्च, अप्रैल, मई, कभी भी दिया जा सकता है, जैसे अभी हाल ही में अप्रैल में इनको दिया गया, वितरित किया गया। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन ही थे, मैंने आपको थोड़ा सा बता दी कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन, क्रेजी एजुकेटर की एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप हम अवेल कर सकते हैं हमारी दोनों एप्लीकेशन से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए। देखिए, कंटेंट बनाने में बच्चों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, हम कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको कम समय में डिलीवर करें। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मैंने आज पूछे हैं आप उसके आंसर जरूर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करूं। ठीक है, अगले कोई आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि पुरस्कार सम्मान की इस सीरीज में, देखिए 3 टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। एक तो हम भारत रत्न पढ़ चुके हैं, भारत रत्न, एक हम नोबेल प्राइज पढ़ चुके हैं, नोबेल प्राइज, और आज हमने पद्म पुरस्कार पढ़ लिया। ठीक है, तो अगला कौन सा पुरस्कार आप पढ़ना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा वही पुरस्कार आपको पढ़ा दूं, वरना कोई नए पुरस्कार के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद, बाय बाय।